नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी अंजलि। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भारत के आधिकारिक दौरे पर इंडोनेशिया के विदेश मंत्री, दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की हुई बैठक, द्विपक्षीय संबंधों को मिली नई रफ्तार, साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर आगे की दिशा होगी तय। झारखंड दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रांची में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर शीर्ष नेताओं के साथ किया सांगठनिक विषयों पर विचार विमर्श। कहा, झारखंड को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम के बाद अब मदरसों का राज्यव्यापी सर्वेक्षण शुरू। कामकाज, बुनियादी ढांचे और कानूनी स्थिति के बारे में मांगी गई जानकारी। शुभेंदु सरकार ने 5 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। कल होने वाली इंडी ब्लॉक की बैठक से पहले दिखा सियासी घमासान। सीपीआईएम और जेएमएम ने कांग्रेस नेतृत्व के काम करने के तरीकों पर जताई नाराजगी। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बुलाई गई बैठक। अवैध निर्माण पर दिल्ली सरकार का बड़ा प्रहार। खानपुर और सैनिक फॉर्म में अवैध बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने आज नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने संबंधों को नई गति देने और सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही भारत इंडोनेशिया संबंधों के भविष्य को लेकर सकारात्मक उम्मीदें व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति प्रोबोवो को भारत के दौरे के दौरान भारत इंडोनेशिया के व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रोबोवो के बीच हुई सार्थक चर्चाओं ने द्विपक्षीय संबंधों को भी नई गति दी है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वो राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक है। I very much value the guidance provided by him on further developing our multifaceted bilateral ties. There were very fruitful discussions between Prime Minister Modi and President Prabowo during the visit, and that has certainly imparted fresh momentum to our comprehensive strategic partnership. Today, I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation from political to defense and security, maritime, trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation. इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी ये यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करेगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक न केवल अब तक हुई प्रगति की समीक्षा का अवसर है, बल्कि साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर आगे की दिशा तय करने का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। It is also a timely and important meeting to allow us to review on the progress of our cooperation since the last JCM we held in 2022 to address
outstanding subjects that both to our common interests and of course to chart the way forward to translate this partnership into more concrete outcomes. पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार फुल एक्शन में है। जब से शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से वो ताबड़तोड़ एक्शन के जरिए हर किसी को हैरान कर रहे हैं। सत्ता की कमान संभालते ही पहले घुसपैठियों पर शिकंजा कसा, तो घुसपैठियों के बॉर्डर पर पहुंच गए। और इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी शुरू की। भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साथ भ्रष्ट नेताओं की भी शामत आ गई। इसके बाद बारी थी मदरसों की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया और यह संदेश दिया कि वंदे मातरम गीत से कोई समझौता नहीं होगा। अब मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा फैसला कर सभी को चौंका दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों का सर्वे शुरू करने का आदेश दिया। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को 5 जुलाई तक बुनियादी ढांचे, छात्रों, शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रमों और कानूनी स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद यह फैसला आया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ते असंतोष की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की बुलाई बैठकों में नेताओं की गैर हाजिरी लगातार सवाल खड़े कर रही है। 20 मई को विधायकों की कम उपस्थिति के कारण ममता बनर्जी को बैठक रद्द करनी पड़ी थी और अब आज शाम तृणमूल भवन में कोलकाता नगर निगम के पार्षदों की बैठक बुलाई गई है और ये बैठक भी रद्द होने की खबर अब आ रही है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पार्षद बैठक में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे और यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कोलकाता के महापौर फरहाद हकीम अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं महापौर परिषद के सदस्य संदीपन साहा को बागी खेमे का प्रमुख चेहरा माना जा रहा है, जबकि तारक सिंह पहले ही पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोलने के बाद अपना इस्तीफा दे चुके हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम के कई पार्षद भ्रष्टाचार और वसूली के आरोपों में गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद बाप्पादित्य दासगुप्ता की गिरफ्तारी के दौरान अंडे फेंके गए और चोर चोर के नारे लगे। पूर्व मंत्री मदन मित्रा की गाड़ी पर भी अंडे फेंके गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक, सांसद और पार्षदों का समर्थन अब भी ममता बनर्जी के साथ कितनी मजबूती से बना हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कथित तौर पर यह स्वीकार किया उन्होंने कि हैदराबाद आपदा प्रक्रिया और संपत्ति संरक्षण प्राधिकरण यानी कि हाइड्रा के गठन के पीछे उन्हें जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से प्रेरणा मिली। अब भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने रेड्डी पर जमकर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि रेवंत रेड्डी के काम में दिखता है कि वो हिटलर की राह पर चलते हैं और आज भी उनकी मानसिकता इमरजेंसी वाली है। रेवंत रेड्डी ने अपनी हिटलर वाली मानसिकता, तानाशाही मानसिकता, इमरजेंसी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। वैसे दूसरों को तानाशाह बोलते फिरते हैं, पर इंदिरा जी की इमरजेंसी हो या रेवंत रेड्डी का हिटलर के लिए प्रेम हो, ये दिखता है कि कैसे इनकी मानसिकता संविधान विरोधी है। और इसीलिए रेवंत रेड्डी ने तो एक्शंस में भी दिखाया है, चाहे स्टूडेंट्स, पत्रकारों को गिरफ्तार करना हो, उनकी पिटाई करनी हो, राजनीतिक विरोधियों को धमकी देना हो कि मैं आपका डेथ वारंट साइन कर दूंगा। इंडी गठबंधन के घटक दलों की सोमवार को होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस पर छोटी पार्टियों का इस्तेमाल करने का
आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इंडिया अलायंस सिर्फ कागज पर है, असलियत में नहीं। Where is India Alliance? It has no mission, no vision, only confusion, and every day new set of division is coming up. First, DMK has ditched India Alliance and Congress because Congress had given dhokha to DMK. Then Sharad Pawar ji, NCP is not going. Then JMM is having fight with Congress over Rajya Sabha seat. And now left has written to Khadge ji saying that explain the comments made by Rahul Gandhi against our leaders. So it shows that they are not together. They are fighting each other. In the last election also, where was India Alliance? In Bengal or in Kerala? And Congress party has used and thrown all these regional parties. Therefore, they are upset with Congress and they are showing Congress a mirror. India Alliance is only on paper. It is in imagination, not in reality. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। अठावले ने दावा किया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आएगी। उन्होंने राहुल गांधी पर संविधान को लेकर गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि नीट मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी संविधान खाली दिखाते हैं, लेकिन संविधान की बातें नहीं बताते हैं। तो संविधान में जो बातें हैं, ये बातें बताने के लिए राहुल गांधी भूल जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है। किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। जिस तरह नीट एग्जाम में जो भी कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके लिए हमारी HRD मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी माननीय मोदी जी की सरकार भी इसके लिए सीरियस है। पेपर फुटी में जो भी लोग मिले हैं, वो सबको कठोर सजा मिलने वाली है। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और प्रश्नों के री इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। छात्रों के लिए पोस्ट रिजल्ट सेवा पोर्टल आज रात 11:59 तक खुला रहेगा। छात्रों की सुविधा और तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की समय सीमा को 7 जून तक के लिए बढ़ाया गया था। जो छात्र अपने प्राप्त अंकों की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं या अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सीबीआई ने हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों से सरकारी धन की हेराफेरी से जुड़े कथित 661 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापे मारे। सीबीआई के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक में जमा धनराशि के कथित दुरुपयोग की जांच जारी है और इसके तहत हरियाणा कैडर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक से जुड़े परिसरों पर छापे मारे गए। सीबीआई के अनुसार इस धोखाधड़ी से हरियाणा सरकार के 8 विभाग और चंडीगढ़ के 2 विभाग, चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसाइटी CREST प्रभावित हुए हैं। जांच के दौरान ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके खाते खुलवाए और धन हस्तांतरण किया और फिर उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों ने लेन देन को सुगम बनाने और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने के बदले अनुचित लाभ प्राप्त किए। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में अपराध से प्राप्त धनराशि जमा हुई, जिसे बाद में उसके निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने कहा कि छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य संबंधित सामग्री जब्त की गई है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए समाचार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं DD न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एंटी नक्सल ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन के दौरान जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना मिलने के बाद दंतेवाड़ा के घने जंगल के तोडमा गांव में CRPF 195 वाहिनी और दंतेवाड़ा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा मिला। बरामद सामग्री में BGL 303 राइफल, एयर राइफल, 303 मैगजीन, चार्जर क्लिप, इंसास मैगजीन, BGL कारतूस के खाली केस, 12 बोर AMN 303 ब्लैंक कारतूस, पटाखे, वायरलेस सेट, गन पाउडर, कॉर्डेक्स वायर, इलेक्ट्रिक बिल, डेटोनेटर, दूरबीन, नक्सली वर्दी, गोला बारूद के साथ नक्सली साहित्य भी बरामद हुआ। ऑपरेशन के बाद सभी जवान सुरक्षित कैंप में चले आए। फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि भारत अब आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह हथियारों का जखीरा नक्सलियों ने पहले ही छुपाया था। दिल्ली सरकार अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर सख्त अभियान चला रही है। राजधानी की एजेंसीज इसको लेकर व्यापक कार्रवाई कर रही हैं, जिसमें अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण, सीलिंग और कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज खानपुर और सैनिक फॉर्म इलाके में कार्रवाई की जा रही है। घरों को चिन्हित कर अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंदकुमार ने नई दिल्ली के देशबंधु कॉलेज में राष्ट्र वॉक 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रज्ञा प्रवाह दिल्ली प्रांत और सनातन लाइफस्टाइल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और राष्ट्र चेतना से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर KG सुरेश और राष्ट्र वॉक के संपादक कमलेश कमल सहित अनेक विद्वानों ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। बड़ी संख्या में शिक्षाविदों, साहित्यकारों और युवाओं ने आयोजन में भाग लिया। प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंदकुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ व्यक्ति निर्माण की भूमिका भी निभा रहा है।
संघ एक विशिष्ट लक्ष्य सामने रखकर काम कर रहे हैं सब साल से। ये विशिष्ट लक्ष्य, वो मुख्य लक्ष्य कौन सा है? परम वैभवम नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम। इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचना चाहिए। संघ के किसी भी एक स्वयंसेवक बिल्कुल ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं लक्ष्य के समान पवित्रता मार्ग को भी चाहिए। अब कभी कभी लक्ष्य से भी पवित्र होना चाहिए मार्ग। इसलिए हमने जो मार्ग अपनाया है वो मार्ग व्यक्ति निर्माण का है। भारतीय आम का स्वाद अब अमेरिका में भी लोगों को खूब पसंद आने लगा है। अमेरिका के सिएटल शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित मैंगो मैजिक कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में भारतीय आमों की ऐसी धूम मची कि अमेरिकी ग्राहक और बड़े रिटेल कारोबारी भी इसके दीवाने हो गए। कार्यक्रम में भारत की 7 प्रीमियम आम किस्मों को पेश किया गया, जिनमें अल्फांसो, केसर, दशहरी और लंगड़ा जैसे मशहूर आम शामिल थे। खास बात यह रही कि अमेरिकी रिटेल कंपनी कॉस्टको के स्टोर में भारतीय आम पहुंचते ही सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही पूरा स्टॉक बिक गया। इससे साफ हो गया कि भारतीय आमों की मांग अब वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जहां सालाना 26 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा आम का उत्पादन होता है और 1000 से ज्यादा आम की किस्में भारत में मौजूद हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात का मूल्य $10 मिलियन तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 के 4.36 मिलियन से 130% ज्यादा है। अनुमान है कि 2026 में अमेरिका में आम का आयात 7% और बढ़ेगा। और अब नजर मौसम के हाल पर डाल लेते हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की और हिस्सों में पहुंचने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और केरलम माहे में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा, बारिश होगी। और अब बात पश्चिम एशिया संकट की करते हैं। ईरान ने अमेरिका के हमले का कड़ा जवाब देते हुए केश्म और सिरिक में अमेरिकी रडार और तटीय निगरानी सुविधाओं पर हुए हमलों की भारी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने इसे 8 अप्रैल के युद्ध विराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन और ईरान की संप्रभुता पर हमला बताया। मंत्रालय ने कहा कि ये सुविधाएं न केवल ईरान की सीमाओं की रक्षा करती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बयान में ईरान ने कहा कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियमों की अवहेलना कर रहा है। ईरान ने जवाब देते हुए कहा उसकी सीमाओं और सुरक्षा में किसी भी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं होगी। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बने ईरान के 2 वन वे अटैक ड्रोन को मार गिराया। सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाकर ड्रोन लॉन्च किए, लेकिन अमेरिकी सेना ने उन्हें टकराने से पहले ही रोककर नष्ट कर दिया। बता दें कि एक दिन पहले ही ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग और खाड़ी के पड़ोसी देश कुवैत और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी सेना ईरानी आक्रामकता का मुकाबला करने और बचाव जारी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया
वैश्विक समुद्री मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत ने एक बार फिर चैंपियनशिप की ट्रॉफी हासिल की। भारत की ओर से प्यारी जाक्सा, सैनफिदा नोंगरूम और लिंडा कोम सेट्रो ने गोल किए। वहीं बांग्लादेश के लिए एकमात्र गोल ऋतुपर्णा चकमा ने दागा। वहीं भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है, जैसा कि हमने आपको बताया। और उनकी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए गए अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा, भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उनका यह प्रदर्शन युवाओं को आने वाले समय में फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करेगा। टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और इसी के साथ डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी अंजलि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।